नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। रायपुर से अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जो कि पहले के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मूर्ति को लेकर के चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना पहला बयान दिया है। उन्होंने बताया कि कल रेणु जोगी उनसे मुलाकात कर चुकी हैं। इसके बाद जिला प्रशासन से मामले की पूरी जानकारी मांगी गई है। जैसे ही प्रशासन की रिपोर्ट मिलेगी, उसके आधार पर सरकार उचित निर्णय लेगी। फिलहाल मामले को संवेदनशीलता से देखा जा रहा है और सभी पक्षों की राय को ध्यान में रखते हुए जल्द ही अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। हाँ, कल आई थी रेणु जोगी, हमसे मुलाकात की हैं और जो वहाँ पर चल रहा है मामला, जिला प्रशासन से जानकारी मंगाई गई है और वहाँ जानकारी आने के बाद उसमें दंतेवाड़ा से भी अहम खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत 38 आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों को स्थायी मकान मुहैया कराने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। गेदम विकास खंड के ग्राम पंचायत झोड़िया बाडम में इन मकानों का भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया, जो इस क्षेत्र के विकास और पुनरावास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये योजना न केवल नक्सलियों के लिए बल्कि प्रभावित परिवारों के लिए भी नई उम्मीद लेकर के आई है। इससे इस इलाके में स्थिरता और समृद्धि लाने की कोशिश तेज होगी। तो वही छत्तीसगढ़ के पामेड़ क्षेत्र में विकास की नई सुबह आई है। माओवाद से पीड़ित इस क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। अब ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं के लिए दूर दराज के शहरों तक नहीं जाना पड़ेगा। इस शाखा से पामेड़ और आसपास के 50 गांवों को सीधे लाभ मिलेगा, जहां अब खाता खोलना, पैसे निकालना और सरकार की योजनाओं की राशि लेना आसान होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां 50 सीटर आदिवासी कन्या आश्रम का भी उद्घाटन किया, जो बस्तर की बेटियों को शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का अवसर देगा। इसके अलावा क्षेत्र में पोषण पुनरावास केंद्र की स्थापना की जा रही है, ताकि कुपोषित बच्चों की समय रहते ही इलाज मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि धर्मावरम ब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिससे क्षेत्र की दूरी कम होगी और ये पुल विकास का नया द्वार बनेगा। पामेड़ और बीजापुर के बीच सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे लोगों की यात्रा आसान और तेज हुई है। सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में क्षेत्रीय समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया, जो सरकार की जनता तक प्रशासन पहुंचाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ये कदम पामेड़ को एक नए विकास मार्ग पर ले जा रहे हैं, जहां सुशासन और समावेशी विकास की झलक साफ नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ ने डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा और मजबूत कदम बढ़ाया है। राजधानी रायपुर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ITD ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष 600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव रखा है। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कंपनी के चेयरमैन पीयूष सोमानी और उपाध्यक्ष लोकेश शर्मा ने बताया कि ये सेंटर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के डिजिटल भविष्य को गति देगा। AI, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्टोरेज के क्षेत्र में ये पहल राज्य को अग्रणी बनाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निवेश को डिजिटल इंडिया की भावना को धरातल पर उतारने वाला मील का पत्थर बताया और कहा कि सरकार इस परियोजना को जल्द से जल्द मूर्त रूप देने के लिए हर संभव मदद करेगी। ये सेंटर न केवल छत्तीसगढ़ को टेक्नोलॉजी हब बनाएगा बल्कि युवाओं के लिए नई रोजगार संभावनाएं भी पैदा करेगा। साथ ही ये राज्य के IT इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सेन भी मौजूद थे। तो विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दिशा में छत्तीसगढ़ एक और बड़ा कदम बढ़ाते जा रहा है। देश की प्रमुख कंपनी करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस परियोजना में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा, जो छत्तीसगढ़ को देश के सबसे बड़े ट्रांसफार्मर निर्माण केंद्रों में शामिल कर देगा। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात के दौरान कंपनी के प्रबंधक निदेशक विवेक जैन ने बताया कि ये इकाई तकनीकी रूप से देश की सबसे उन्नत ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई होगी, जो भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निवेश प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विकसित भारत 2047 के निर्माण में एक मजबूत स्तंभ बनेगा। ये निवेश राज्य की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और राज्य सरकार की परियोजनाओं को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। ये परियोजना बिजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को नई दिशा देंगे। साथ ही ये मेक इन छत्तीसगढ़ अभियान को मजबूती देते हुए पूरे देश को अत्याधुनिक तकनीक बने ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सेन भी मौके पर मौजूद रहे। दुर्ग जिले से एक दर्दनाक और गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरी सामाजिक संवेदनशीलता को झकझोर दिया है। यहां एक हिंदू युवती ने आरोप लगाया है कि बादशाह खान नामक युवक ने उसे नाबालिग अवस्था से ही प्रेम जाल में फंसाकर करीब 10 सालों तक शारीरिक शोषण का शिकार बनाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने जनवरी 2016 में पहली बार उसे अपने घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद फरवरी 2024 तक लगातार शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता गर्भवती हुई तो आरोपी ने उसका गर्भपात कराया और दूसरी बार गर्भवती होने पर भी उसे प्रताड़ित किया। इसके अलावा आरोपी और उसके परिवार ने मानसिक और शारीरिक रूप से भी पीड़िता को प्रताड़ित किया। यहाँ तक कि पीड़िता के बच्चों का खतना करवाने और उसे गौमांस खिलाने तक की घटना सामने आई है। इस मामले में आरोपी ने पीड़िता की तस्वीरें और नंबर सोशल मीडिया पर वायरल कर उसे और अपमानित किया। उसने पीड़िता को दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया। इतने सालों तक सहन करने के बाद पीड़िता ने साहस दिखाया और अब न्याय की गुहार लगाई है। दुर्ग पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। भिलाई थाने में प्रार्थी की रिपोर्ट पर दैहिक शोषण और विगत लगभग 8-10 वर्षों से शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाए जाने के संबंध में एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण के आरोपी बादशाह खान को त्वरित रूप से गिरफ्तार किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। किन धाराओं में इसको आरोपी बनाया? बलात्कार, शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाना और पॉक्सो एक्ट के तहत भिलाई थाने में वही सीहोर के खाते गांव में बालाजी ज्वेलर्स के सराफा व्यापारी अनुज कुमार सोनी के साथ हुई 27.5 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। अनुज ने बताया कि 24 अप्रैल को करीब 24,10,000 रुपए के सोने के आभूषण और 3.40 लाख नकदी अलग अलग पैकेट में रखकर मालवीय बस में इंदौर भेजे थे, लेकिन अगले दिन जब व्यापारी मित्र ने पार्सल की जांच की तो वो गायब था। खातेगांव पुलिस ने घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए जो बस से उतर गए थे। पुलिस ने 450 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 190 किलोमीटर तक की जांच कर आरोपियों मंगल कुचबंदिया और आजाद सिंह को भोपाल से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने चोरी स्वीकार कर ली है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से भी दर्ज हैं। एसपी पुनीत गहलोत ने विशेष टीम को रिवॉर्ड देने की भी बात कही है। ये कार्रवाई पुलिस की कड़ी मेहनत और तकनीकी साधनों के सही उपयोग का नतीजा है, जो अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश है।
वही धमतरी से पुलिस की बड़ी सफलता की खबर सामने आई है, जहां चोरी के 2 अलग अलग मामलों का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने नाबालिग सहित 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया है। महात्मा गांधी वार्ड निवासी योगेश कुमार भुआर्य के घर 10 मई से 23 मई के बीच चोरी हुई थी, जिसमें चोरों ने सोने के गहने, टीवी और नकदी समेत कुल 29,500 रुपए कीमती सामान लेकर के फरार हो गए थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संदेही सुमित यादव, सौरभ यादव और एक अन्य सुमित यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें तीनों ने चोरी करना स्वीकार किया है। वहीं 22 और 23 मई की मध्यरात्रि को सिहावा चौक स्थित एक मोबाइल दुकान से करीब 43,500 रुपए के सामान चोरी हो गए थे। इस मामले में भी पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया है और अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ये सफलता पुलिस की चौकसी और तेजी से की गई कार्रवाई का प्रमाण है, जो क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। थाना कोतवाली के अंतर्गत अभी कुछ 2-4 दिनों के अंतर्गत 2 चोरियां हुई थी। लगातार चोरियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष दिशा निर्देशित किया गया था कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। इसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस की टीम के द्वारा लगातार CCTV फुटेज और अन्य साधनों के द्वारा लगातार प्रयास किया गया और प्रयास में हमने दोनों चोरी के जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया है। लगभग जो माल मसरूका है वो बरामद हो गया है। सर कितने का हो सकता है? जो पहले मामले हैं उसमें 3 आरोपी हैं और लगभग 30,000 का जो सामान है वो लगभग बरामद किया जा चुका है। दूसरा जो मोबाइल दुकान में चोरी हुआ था उसमें भी लगभग करीब जितने भी सामान थे सब बरामद किया जा चुका है। उसमें जो चोर है वो विधि से संघर्षरत बालक है और आगे नियमानुसार जो कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी यही लोकल रहने वाले हैं। सर कितने घंटे पकड़े सर? अपराध पंजीबद्ध होने के 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया गया। सर सामान एक जगह से बरामद हुआ कि अलग अलग जगह में था? थाना कोतवाली के अंतर्गत अभी कुछ 2-4 दिनों के अंतर्गत 2 चोरियां हुई। वही चित्रकूट के तराई क्षेत्र में डकैतों की सक्रियता फिर से बढ़ने लग गई है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में है। ये इलाका पिछले 10 सालों से डकैतों से मुक्त था, लेकिन अब बरौंधा थाना क्षेत्र के जंगलों में करीब 5 से 6 हथियारबंद संदिग्ध डकैत देखे जाने की सूचनाएं मिल रही है। पुलिस ने इस गंभीर मामले को देखते हुए मझगवा, बरौंधा और धारकुंडी थाना क्षेत्रों के प्रभारी दलबल के साथ जंगलों में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। विशेषकर सुनहा नाला के आसपास और बनसाकर, भंवर, सरैयन, गोपालपुर के जंगलों में पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है। इस क्षेत्र में इस समय तेंदुपत्ता भी तुड़ाई जा रहा है, जिसमें हिस्सेदारी वसूलने के नाम पर कई गैंग हथियारों के साथ सक्रिय है। पुलिस लगातार सतर्कता बनाए हुए है और हर प्रकार की सूचना पर तेजी से कार्रवाई कर रही है, ताकि जंगलों में शांति बहाल की जा सके और लोगों का डर कम किया जा सके। ये साफ संकेत है कि चित्रकूट प्रशासन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहा है, ताकि पुराने समय की भयावह स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो। रुख अब छत्तीसगढ़ के सुकमा की ओर करेंगे, जहां पर दक्षिण बस्तर क्षेत्र में सक्रिय बटालियन नंबर 1 के 4 नक्सली समेत कुल 18 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। सुकमा एसपी किरण जी चौहान ने बताया कि ये नक्सल न्याद नेल्लार योजना के प्रभाव से आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आए हैं। एसपी ने कहा है कि इसमें से 4 नक्सली बटालियन नंबर 1 से जुड़े थे, जबकि बाकी दक्षिण बस्तर के अन्य हिस्सों में सक्रिय थे। उन्होंने ये भी बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पुनरावास और पुनः सामाजिक समावेशन योजनाओं का लाभ मिलेगा। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार के आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को कमजोर करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। साथ ही एसपी ने अपील की है कि बाकी नक्सली भी इस उदाहरण से प्रेरित होकर आत्मसमर्पण करें और समाज की मुख्य धारा में वापस आए। इस घटना से छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों और प्रशासन की मेहनत रंग ला रही है और प्रदेश में शांति स्थापना की उम्मीदें और भी ज्यादा मजबूत हो रही है।
और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके प्रभावित होकर, उसके अलावा नियत निलाना योजना से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 18 नक्सलियों में 4 जो नक्सली है बटालियन नंबर 1 के नक्सली है। करकटालो में ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद जब दबाव बना है उसके बाद 4 बटालियन के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उसके अलावा दक्षिण बस्तर डिवीजन के जो नक्सली है वो सदस्यों ने भी काफी संख्या में आज आत्मसमर्पण किया है। बसवराजू के मारे जाने के बाद उसके अलावा करगटालो ऑपरेशंस, उसके अलावा जो जिले और राज्य में अलग अलग जहां ऑपरेशन चल रहे हैं उससे प्रभावित होकर आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसका पूरा लाभ दिया जाएगा, उनका कौशल्य विकास किया जाएगा। शासन द्वारा इन सभी नक्सलियों को नौकरी दिलाई जाएगी। मैं और भी सभी नक्सलियों को इससे अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सरेंडर करें। और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके प्रभावित होकर, उसके अलावा नियत निलाना योजना से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 18 नक्सलियों में 4 जो नक्सली है बटालियन नंबर 1 के नक्सली है। करकटालो में ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद जब दबाव बना है उसके बाद 4 बटालियन के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण। गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश को झकझोरने वाली सच्चाई सामने रखी है। आतंक पर निर्णायक हमला, पाकिस्तान को करारा जवाब और सिंधु जल संधि जैसे समझौते की असलियत। पीएम का साफ संदेश है, ये नया भारत है जो अब न केवल सुनता है बल्कि सबूत के साथ जवाब भी देता है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान। मैं 2 दिन से गुजरात में हूं। कल मुझे बड़ोदरा, दाहोद, भूज, अहमदाबाद और आज सुबह सुबह गांधीनगर, मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। साथियों, 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन
इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता। और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पे चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा।
डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।